जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी और स्वागत है आप लोगों का हमारे और आप लोगों के इस YouTube प्लेटफॉर्म लर्न वन पर। दोस्तों आज अवध वाली पोर्शन को हम लोग को शुरू करना है और इस अवध वाले पोर्शन को हम लोग पिछली वाली क्लास का जो एंड हुआ था उस क्लास के साथ ही जाकर के मर्ज करने के लिए जा रहे हैं। मतलब बंगाल का अंत और अवध का ये जो आज वाली क्लास का जो अंत होगा उन दोनों को हम लोग फिर मर्ज कर देंगे और फिर यहीं से बक्सर के युद्ध की कहानी शुरू हो जाएगी। ये जो अवध है इस अवध को हम लोग 3 पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस अवध की कहानी पर हम लोग को 3 बड़े नवाबों की कहानी के बारे में चर्चा करनी आवश्यक होती है। तो ठीक है, ये जो अवध है इस अवध को जानने के लिए हम लोग इसके छोटे छोटे से 3 पार्ट कर देते हैं। इन 3 पार्ट्स में हम लोग को पढ़ना किस किस के बारे में, 3 नवाब है, जिसमें एक तो हम लोग देखेंगे सआदत खान बुरहान उल मुल्क। ये भाई साहब 3-4 आदमी नहीं, ये एक ही आदमी हुआ करते थे, एक ही व्यक्ति थे, अलग अलग उपाधियां मिली, इस वजह से नाम इनका इतना बड़ा हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे इनके बाद इनकी गद्दी पर बैठेंगे इनके भतीजे, नाम था उनका सफदरजंग। तीसरा हम लोग देखेंगे इनके बाद गद्दी पर बैठते हैं इस सफदरजंग के लड़के जिनका नाम था शुजा उद दौला, जो कि बक्सर के युद्ध की कहानी के साथ हम लोग इनका नाम देखते हैं। तो एक एक के बारे में जानकारी लेना शुरू कर देते हैं। ये जो सबसे पहले हम आप लोगों के सामने आ रहा नज़र सआदत खां बुरहान उल मुल्क, ये सआदत खां बुरहान मुल्क नाम तो ये उपाधियों के हुआ करते थे, लेकिन इनके बचपन के नाम कुछ और हुआ करते थे। इनकी काबिलियत, इनके आधार पर अलग अलग लोग इनको अलग अलग उपाधि दे दिया करते थे, जो फिर उपाधियों के नाम से ही हम लोग इतिहास में अलग अलग लोगों के नाम जानते हैं। तो पुराने टाइम में इनका जो नाम हुआ करता था मीर मोहम्मद अमीन, इनके बचपन का नाम हुआ करता था मीर मोहम्मद अमीन। इनका रियल नेम था, बचपन का नाम था, बचपन का इनका नाम हुआ करता था ये, ठीक है, मीर मोहम्मद अमीन। ये जो भाई साहब थे, इन भाई साहब का जन्म सन 1680 में होता है खुरासान। ये जो खुरासान नाम की जगह है ये आज के अफ़गानिस्तान में पड़ती है, ठीक है। ये जो खुरासान की जो जगह है आज के अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ती है। 1680 में इनका जन्म हुआ। बहुत ही मध्यम परिवार में इनका जन्म होता है। इतने ज़्यादा विकसित परिवार से इनका संबंध नहीं रहा है, तो अपनी मेहनत के बलबूते पर धीरे धीरे ऊंचे ऊंचे ओहदों पर ये चलना शुरू करते हैं, जो कि अंततः इस अवध के सूबेदार पद तक की जाकर के नियुक्त होते हैं। जब 1680 में इनका जन्म होता है तो फिर यहाँ से ये रोजगार की तलाश में धीरे धीरे छोटे छोटे क्षेत्रों की तरफ विस्थापित होना शुरू करते हैं। वहीं उसी दौरान भारत के अंदर मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करते थे। औरंगजेब के दक्षिण के अभियान में बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे खर्च हुआ करते थे और उसको सस्ती लेबर भी चाहिए हुआ करती थी, और सस्ती लेबर के लिए इसी अफ़गानिस्तान वगैरह, तुर्कमेनिस्तान वगैरह इन क्षेत्रों से लोगों को भी अपनी सेना में जोड़ने के लिए लोगों को ही लाया करते थे। उसी कड़ी में सआदत खां, जिसको मीर मोहम्मद अमीन, इनका लगभग सभी का सभी जो परिवार था, इनके 2 भाई और इनके पिताजी, वो सभी के सभी भारत की ओर फिर प्रस्थापित होना शुरू होता है। कहा जाता है कि जब यहाँ पर औरंगजेब थे तो औरंगजेब के दक्षिण के अभियानों में भी इन भाई साहब ने अपना योगदान दिया था। बट 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है तो यहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग लोग अलग अलग खेमे में बट जाते हैं, जिससे इन लोगों के आजीविका के ऊपर संकट पैदा हो जाते हैं। तो फिर ये अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए भारत के बंगाल प्रांत की ओर जो है कूच करते हैं। तो सन 1707 में ये भारत में बंगाल वाले पोर्शन में पहुंचते हैं। सन 1707 में ये बंगाल जाकर के पहुंचते हैं। अगले ही वर्ष 1708 और 9 का ये दौर था, ये पहली बार पटना वाले पोर्शन में पहुंचते हैं, जो आज का बिहार वाला पोर्शन आप लोग देखते हैं। पटना पहुंचे, यहाँ से इनको धीरे धीरे राजवंश के कार्यों में जो है छोटे छोटे पौधों पर जो है रिक्रूट करना शुरू कर देते हैं।
इनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब मुगलों के अंदर उत्तराधिकार युद्ध को लेकर के ज़बरदस्त तरीके से तनातनी चल रही थी और उसी बीच 1713 में फर्रुखसियर गद्दी पर बैठते हैं। फर्रुखसियर के गद्दी पर बैठने पर ये चूँकि फर्रुखसियर के जो अभियान हुआ करते थे उन अभियानों में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत हुआ करती थी, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने निडरपन का बहुत बड़ा जो है परिचय दिया। तो फर्रुखसियर ने खुश होकर के सन 1713 में इन भाई साहब को अपने यहाँ पर 1000 की मनसबदारी प्रदान की। मनसबदारी मतलब अब ये अपनी सेना में घोड़े भी रख सकते हैं, मतलब इनकी अब एक छोटी सी सेना की टुकड़ी हो सकती है। मनसबदार के बारे में मैं पहले वाली क्लासेस में आप लोगों को बता भी चुका हूँ। ये एक तरीके का पे ग्रेड हुआ करता था, ठीक है। तो सन 1713 में जो फर्रुखसियर थे, उन फर्रुखसियर ने इनको 1000 का मनसब प्रदान किया था, 1000 का मनसब प्रदान किया। उसके बाद ये इनकी फ़ौज में धीरे धीरे काम करते रहे। आपको मालूम है मैंने सैयद बंधुओं वाला जो है किस्सा भी आप लोगों को सुनाया था। यहाँ पर उत्तराधिकारी युद्ध को लेकर के फिर दोबारा से फर्रुखसियर को हटा करके छोटे छोटे जो है शासक लोग बैठते हैं। उसमें शाहजहाँ सेकंड के नाम से भी एक व्यक्ति बैठता है। शाहजहाँ सेकंड के टाइम में जब 1719 का जो दौर चल रहा था, उस दौरान शाहजहाँ सेकंड के टाइम में जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधुओं के माध्यम से यहाँ पर जो महाराजा जय सिंह हुआ करते थे उनके खिलाफ एक अभियान भेजा गया। और उस अभियान में ये जो मीर मोहम्मद अमीन थे, इस मीर मोहम्मद अमीन ने अपनी बढ़ चढ़ करके बहुत अच्छी तरीके से हिस्सेदारी दिखाई। और उसमें इसकी काबिलियत को देख करके उस दौरान जो शाहजहाँ सेकंड थे, शाहजहाँ सेकंड ने इनकी काबिलियत को नवाजा और अच्छे ओहदों पर इसको लेकर के जाने का प्रयास भी किया। लेकिन यहाँ पर फिर सत्ता परिवर्तित होती है और फिर 1720 के दौरान मुग़ल बादशाह के सीधे सीधे कांटेक्ट में आ जाने से ये जो यहाँ पर सैयद बंधु हुआ करते थे, जो किंग मेकर के रूप में काम किया करते थे, उसको यहाँ उनके दोनों के दोनों भाइयों को मारने की जो रणनीति हुआ करती थी वो मोहम्मद शाह रंगीला के नेतृत्व में रह करके ये उस रणनीति का हिस्सा भी होता है, जिसमें ये 1720 में एक सैयद बंधुओं में से ही एक व्यक्ति थे, एक भाई थे उनमें हुसैन अली खां, उनकी मृत्यु भी कर देते हैं। इन्हीं के ही माध्यम से होती है, जिससे खुश होकर के मोहम्मद शाह रंगीला इनको एक उपाधि से भी नवाजता है, और वही उपाधि जिसको आप सआदत खां के नाम से जानते हैं। उस दौरान इसको सआदत खां बहादुर बोला करते थे, बाद में इसको फेर बदल करके सआदत खां बुरहान इसका नाम रख दिया गया था। तो इस 1720 का किस्सा बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 1720 में 1720 में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह बोल गया यार मैं, मोहम्मद शाह, गलती से हो गया, मोहम्मद शाह रंगीला मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करते थे उस दौरान यहाँ पर मुग़ल बादशाह। और इन्होंने जो हुसैन अली सैयद बंधुओं में से ही हुसैन अली की मृत्यु पर एक उपाधि दी थी, उपाधि, और उस उपाधि का नाम मैं आपको बता भी चुका हूँ, सआदत खान सआदत खां बहादुर के नाम से ये उपाधि दी गई, जिसको बाद में सआदत खां बुरहान जो है कन्वर्ट कर दिया गया था 1720 में। अब ये मुग़लों के बहुत ज़्यादा नज़दीकी आ चुके थे। यहीं से ही कड़ी अब धीरे धीरे इनके सूबेदारी पद के लिए भी चलनी शुरू होती है, और उसी कड़ी में 1722 में इनको अवध का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। सन 1722 में अवध का सूबेदार
अवध का सूबेदार, अवध का सूबेदार। इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनको अवध का सूबेदार बनाया गया था तो उस दौरान यहाँ पर अधिकांश लोगों ने तो इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था, बट यहाँ के जो ज़मींदार लोग हुआ करते थे उन ज़मींदारों ने इनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, जिसकी वजह से इन्होंने क्रोध में आकर के यहाँ के ज़मींदार लोगों का दमन करना शुरू किया और यहाँ पे उन ज़मींदारों को मार करके भगाया, जिसको मारा गया मार दिया, जो अपनी जान बचा के भाग सका वो भाग गया और फिर दोबारा से यहाँ की ज़मींदारी व्यवस्था को दोबारा से प्रबल तरीके से बढ़िया अच्छा खासा जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की इन्होंने कोशिश की। तो यहाँ पर इस अवध के जो पूरा का पूरा शासन व्यवस्था था उस शासन व्यवस्था को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके चले। इसी बीच में लखनऊ में इन्होंने पहली बार यहाँ पर जो परचम था अपना परचम लहराना शुरू किया। यहीं से ही लखनऊई तहजीब आप लोग सुनते होंगे ना, लखनऊ के नवाब, वो जो नवाबों वाला जो कहानी चलती है ना, चूँकि नवाब तो बन ही गए थे ही अवध के, लेकिन लखनऊ में यहाँ पर एक ख़ास किस्म के जो है परिवार का ही जहाँ पर वर्चस्व हुआ करता था, उनको इन्होंने हटा करके और अपनी राजधानी पटना से अब ये यहाँ पर इस लखनऊ वाले पोर्शन के अंतर्गत ले आए थे। तो फिर तब से इन्हीं के ही टाइम के दौरान से लखनवी तहजीब या फिर लखनऊ के नवाब वो कहानी हम लोग सुनना शुरू करते हैं अवध के दौरान से ही। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझा ही देता हूँ मैं। ठीक है, तो 1722 से इन्होंने काम करना अच्छा अपना शुरू किया, लेकिन बीच में एक घटना घटती है। सन 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है भारत पर। 1739 में जब नादिर शाह का आक्रमण होता है तो इनको, चूँकि भारत के अंदर जितने भी अलग अलग नवाब हुआ करते थे उन नवाबों को बादशाह की मदद करनी आवश्यक हुआ करती थी अगर वो ऐसी स्थिति में हो, परिस्थिति में हो। ये इनके बीच में एक समझौता टाइप का हुआ करता था। तो ये अवध का नवाब 1739 में नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था तो उसके लिए 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। तो उसके लिए यहाँ पर 1739 में ये मोहम्मद शाह रंगीला की मदद करने के लिए अपनी सेना की टुकड़ी में 30,000 सैनिकों की जो है टुकड़ी लेकर के चल पड़ता है नादिर शाह के खिलाफ। यहाँ पे जाकर के इनके बीच में लड़ाइयाँ भी होती हैं, पानीपत के मैदान में जाकर के आमने सामने होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नादिर शाह था थोड़ा सा दिमाग चलाता है और फिर वो करनाल की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर एक दूसरे के साथ इनका युद्ध भी होता है। जो नादिर शाह था, नादिर शाह अपनी थोड़ी सी कूटनीतिक चाल चलता है, इनको ऐसा एहसास दिला देता है कि वो हार गया है, उसकी सेना लौट रही है। उसी बीच में इन लोगों के खिलाफ आक्रमण भी कर देता है। वो कहानी हम लोग फिर कभी देखेंगे। इसी बीच में जो नादिर शाह था, नादिर शाह की जो टीम थी, फौज थी, इन लोगों के ऊपर भारी पड़ने लग जाती है, जिसमें ये जो सादत खां बुरहान उल मुल्क था इसको बंदी बना लिया जाता है। तो फिर यहाँ पर इस नादिर शाह, चूँकि ये जो नादिर शाह था ये भी एक सिया समुदाय से संबंधित था और ये भी एक सिया समुदाय से ही संबंधित थे। उनके बारे में मैं पहले भी अपनी वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। अब होता क्या है, ये नादिर शाह इसको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है कि तुम हमारे खेमे में मिल जाओ। अटरम सटरम 70 बात इन्होंने बोली, बट जो भी रहा हो, सादत खां ने यहाँ पर नादिर शाह को एक क्लू दिया कि भाई साहब आप, क्योंकि यहाँ पर नादिर शाह ने यहाँ से जाने के लिए कुछ पैसों की डिमांड की थी मोहम्मद शाह रंगीला से कि तुम वो पैसे दिलवा दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो सादत खां ने बोला कि अरे कहाँ तुम 2-4 करोड़ रुपए के चक्कर में पड़ रहे हो, तुम दिल्ली के ऊपर आक्रमण करो और वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से पैसा मिलेगा आप लोगों को। ये इनकी बात में आकर के उस पर दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। जितना पैसा इन्होंने बोला उतना पैसा नहीं मिला। उससे क्रोधित होता है नादिर शाह और फिर ये भाई साहब सोचने लगता है भाई अब तो गया, अब तो चचा साफ़ ही कर देंगे हमको। तो फिर ये यहाँ पर इतिहासकारों के अकॉर्डिंग कोई बोलता है कि इन्होंने विष पिया, जहर पिया और खुद ही आत्महत्या कर ली। कोई बोलता है कि इनको पहले से ही कैंसर था। कोई बोलता है कि इनको अन्य रोग हुआ करते थे। मतलब अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग थ्योरी हमारे सामने रखी, लेकिन निष्कर्ष सबका एक ही है, 1739 में भाई की जो है डेथ हो जाती है। तो 1739 में इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। 1739 में ही मृत्यु किसकी? सादत खां बुरहान मुल्क। अब इनकी मृत्यु के बाद अब गद्दी खाली,
गद्दी खा ली तो गद्दी पर इनका उत्तराधिकारी बैठता है जिनका नाम था सफदरजंग। और इस सफदरजंग का बुरहान उल मुल्क के साथ जो संबंध था ये इनके भतीजे भी थे, भतीजा प्लस इनका दामाद भी था, दामाद। ठीक है, यहाँ पर ये इनके भतीजे और दामाद दोनों ही थे, मतलब इन्होंने अपनी लड़की की शादी अपने भतीजे के साथ ही कर दी थी, तो वो दामाद भी बन गया और भतीजा भी। ये जो सफदरजंग थे, इस सफदरजंग का भी नाम कई बार पूछ लिया जाता है। इनका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम सफदरजंग के बचपन का नाम हुआ करता था अबुल मंसूर खां, अबुल मंसूर खां, अबुल मंसूर खां इनके बचपन का नाम हुआ करता था। इनके टाइम में भी ऐसे कोई इतने बड़े कार्यक्रम नहीं हुए जिसको हम लोग आप लोगों के सामने ये शेयर करें, बट इनसे एक बात जरूर निकल के आती है हमारे सामने। ये जो सफदरजंग थे, इनको जो मुग़ल बादशाह हुआ करते थे, मुग़ल बादशाह ने अपने यहाँ पर वज़ीर पद तक भी नॉमिनेट किया था सफदरजंग को। लगभग 1744 के आसपास जा करके इनको जो है नॉमिनेट तक किया था। देखो 39 में गद्दी पर बैठे और 1744 तक जा करके इनको वज़ीर पद तक भी नॉमिनेट किया, मतलब अच्छे खासे बड़े बड़े ओहदों तक ये यहाँ पर रिक्रूट किए भी गए थे। इनकी एक बड़ी खास बात हुआ करती थी कि ये अपने शासन में जिन लोगों को जो है यहाँ पर तैनात किया करते थे, उन लोगों को ये किसी जात और धर्म के आधार पर देख करके रिक्रूट नहीं किया करते थे। ये उनके प्रशासनिक कार्यों, उनके अंदर क्या क्या योग्यता है, उनके आधार पर ऊंचे ऊंचे पदों पर उनको बैठाने का कार्य भी किया करते थे। तो इनकी एक बड़े टाइम की एक बड़ी जो है ये खास बात है कि जो ऊंचे पद हुआ करते थे, उन ऊंचे पदों पर योग्यता के अनुसार ये उनको तैनात किया करते थे। ऊंचे पदों पर योग्यता अनुसार उनको तैनात किया करते थे। ठीक है। दूसरा, ये जो सफदरजंग थे, इनको कला में, साहित्य में, संस्कृति में बहुत ज़्यादा रुचि हुआ करती थी। इनके समय में यहाँ पर जो आप लोग सुनते हैं ना कि लखनवी तहजीब क्या है, यहाँ पर जो उनकी संस्कृति कला है, वो जो श्रेय दिया जाता है वो श्रेय इस सफदरजंग के कार्यकाल से ही जाया करता है। ठीक है। तो यहाँ पर इनके बारे में कहा जाए तो कला, संस्कृति और साहित्य में इनको बहुत ज़्यादा रुझान हुआ करता है। तो यहाँ से जो लखनऊ था अब एक नई ही किस्म में हमारे सामने जो इसकी तस्वीर आनी शुरू होती है। ये तो इनके कुछ छोटे से जो गुण हुआ करते थे। इन्हीं के समय में ही जो अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह का जो शिष्य हुआ करता था, अहमद शाह अब्दाली के भारत में मोहम्मद शाह रंगीला, मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ, उसके पीरियड के दौरान हमारे यहाँ पर आक्रमण भी हुए हैं। और उनमें से एक आक्रमण में ये सफदरजंग भी मोहम्मद शाह रंगीला मतलब मुग़ल बादशाह की ओर से लड़ा था अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। वो जो इन्होंने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ अभियान किया था सन 1748 में अब्दाली के विरुद्ध ये आकर के लड़े भी थे। सन 1748 में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध और कौन सा, ये मणिपुर का युद्ध कहा जाता है, मणिपुर का युद्ध 1748 में मणिपुर का युद्ध। ठीक है। इनके टाइम ड्यूरेशन में कहा जाता है कि सिर्फ ये अब्दाली के साथ ही इनकी जंग नहीं हुई है। यहाँ पर जो इनका जो क्षेत्र हुआ करता था, इनके क्षेत्र के इर्द गिर्द अलग अलग राजवंश के लोग भी रहा करते थे, जैसे बंकश पठान लोग हुआ करते थे, जाट लोग हुआ करते थे। उनके साथ भी इनके अलग अलग अभियानों की कहानियाँ हम लोग सुनते हैं। तो मतलब इनका जो अधिकांश जीवन रहा है, वो अधिकांश जीवन कभी उसके साथ युद्ध में, कभी इसके साथ युद्ध, अलग अलग युद्धों में इनका अधिकांश जीवन हमारे सामने ऐसे ही व्यतीत होता हुआ नजर आता है। सन 1754 में
इनकी मृत्यु हो जाती है। सन 1754 में इनकी भाई साहब की हो जाती है मृत्यु। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके उत्तराधिकारी पद पर गद्दी पर बैठता है इनका पुत्र, इनका लड़का, जिसका नाम था शुजा-उद दौला। ठीक है, शुजा-उद दौला ये थे इनके पुत्र। ठीक, अब इनके टाइम में ये वो दौर चल रहा था जब भारत के अंदर जो मराठे थे, मराठे अपने सर्वोच्च शिखर की ओर चलते जा रहे थे। और मराठों से मैंने आप लोगों को कोरिलेट करके जब उत्तर मुगल काल पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मराठों का इतना ज़बरदस्त वर्चस्व हो चुका था कि उन्होंने उत्तर भारत में मुगलों की गद्दी पर खुद के नियंत्रित किए गए बादशाहों को बैठाना शुरू कर दिया था। और मराठों को ही नेतृत्व करने का काम वहाँ पर मुगलों में एक वज़ीर ने भी किया था जिसका नाम था इमाम उल मुल्क। मैंने आप लोगों को पहली जो है कहानी थी उसमें भी आप लोगों को बताया था। जो इमाम उल मुल्क था इसकी वजह से इमाम उल मुल्क जो था ये मराठों का दूत हुआ करता था, जो कि मुगलों के अधिकार क्षेत्र में एक वजीर पद तक भी जाकर के बैठा था। तो इसने यहाँ पर लोगों को परेशान करना ज़बरदस्त तरीके से शुरू किया हुआ था। इसकी परेशानी के आलम से यहाँ पर जो मुगलों में अपने आप को उत्तराधिकारी पद के लिए मान रहा था, जिसका नाम था शाह आलम सेकंड, वो अपनी जान बचा करके यहाँ शुजा-उद दौला के पास भी पहुँचता है इस इमाम उल मुल्क से बचने के लिए। उसको इनके षड्यंत्र का पता चलता है कि इमाम उल मुल्क उसको मारने की तैयारी में है, तो वो अपनी जान बचा करके यहाँ पर शुजा-उद दौला के यहाँ पर पहुँचता है लखनऊ में। ठीक है, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आप लोगों के एग्ज़ाम में कि जो मुग़ल बादशाह हुआ करते थे शाह आलम सेकंड, वो इस अवध वाले पोर्शन में, अवध वाले क्षेत्र में अपनी जान बचा करके कब यहाँ पर आए थे। तो सन 1759 में मुग़ल बादशाह, ये अपने आप को मुग़ल बादशाह के रूप में देखा करते थे, लेकिन इमाम उल मुल्क ने किसी और को मुग़ल बादशाह बना दिया। मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड, इनको इतिहासकार भगोड़ा बादशाह भी बोलते हैं। आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे। शाह आलम सेकंड यहाँ पर अवध में पहुँचते हैं, 1759 में। अब जब ये अवध में इनको शरण देता है शुजा-उद दौला, तो शुजा-उद दौला को ये मिस्टर शाह आलम सेकंड बोलते हैं कि मेरे बाद अगर मुग़ल बादशाह की गद्दी पर आप मुझको बैठवा देते हो, इन मराठों का सुपड़ा यहाँ से साफ करवा देते हो, तो मेरा उत्तराधिकारी आप ही बनोगे। कौन? शुजा-उद दौला। इसके तो भाई साहब नसीब खुल गए कि यार अगर ये तो भाई साहब को अगर मैं वहाँ पे बैठवाने का प्रयास कर दूँ तो भाई साहब मैं तो यहाँ पर उनका उत्तराधिकारी, मतलब पूरे के पूरे भारत का मुग़ल बादशाह बन जाऊँगा मैं। कितनी बढ़िया बात। तो उसी कड़ी में दूसरे वर्ष सन 1761 में 1761 में भारत के अंदर एक युद्ध होता है जिसको आप बोलते हो पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठे और किसके? अहमद शाह अब्दाली के मध्य होता है। तो आप अगर कॉमन सेंस लगाओ, अहमद शाह अगर मराठे हार जाएं इस युद्ध में तो फ़ायदा सीधा सीधा किसको होगा? शाह आलम सेकंड को होगा। और अगर उसको फ़ायदा होगा तो किसको फ़ायदा होगा? शुजा-उद दौला का भी होगा। तो कौन इस साथ देगा मराठों का और कौन नहीं साथ देगा? जिसको फ़ायदा होगा वो देगा, जिसको फ़ायदा नहीं होगा वो नहीं देगा। तो यहाँ पर सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इस पानीपत के तीसरे युद्ध में ये जो शुजा-उद दौला है ये अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है, अब्दाली का सहयोग, अहमद शाह अब्दाली का सहयोग भी देता है। कौन? शुजा-उद दौला। और यहाँ से मराठे हार जाते हैं और फिर यहाँ से मराठों के हारने के बाद यहाँ पे परिस्थितियाँ धीरे धीरे स्पष्ट होनी शुरू होती है।
अहमद शाह अब्दाली तो चला जाता है, लेकिन यहाँ की राजनीति अब फिर दोबारा से बिखरती हुई नज़र आती है। उसी बीच में सन 1763 में इस शुजा उद दौला के पास एक व्यक्ति जो बंगाल का कभी गवर्नर हुआ करता था, सूबेदार हुआ करता था, वो अपनी जान बचा करके भाग करके आता है इसी शुजा उद दौला के पास, और जिसका नाम मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जिसका नाम था मीर कासिम। सन 1763 1763 में मीर कासिम 1763 में मीर कासिम कहाँ आता है? अवध पहुँचता है। सन 1763 में अवध पहुँचता है और अवध में आकर के बोलता है कि भाई साहब बंगाल तो हमारे हाथ से गया। शुजा उद दौला को यहाँ पर चेतावनी देता है कि अंग्रेजों की अब अगली प्लानिंग अवध ही है, अब आप सतर्क हो जाओ। तो यहाँ से शुजा उद दौला जो है सतर्क हो जाता है और बोलता है आने दो, देखते हैं कैसे आते हैं यहाँ पर अंग्रेज। यहाँ से जो शाह आलम सेकंड था, जिसको भगोड़ा बादशाह भी कहा जाता है, भगोड़ा बादशाह शाह आलम सेकंड ने भी इसको सहयोग देने की बात बोली, मीर कासिम ने भी इसको सहयोग देने की बात बोली, और अगले ही वर्ष यहाँ पर बक्सर के युद्ध की कहानी का आधार भी क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब यहीं से ही एक संपूर्ण और संयुक्त सेना बन के चलेगी उस तरफ अंग्रेजों के खिलाफ। तो यहाँ पर ये दोनों की दोनों सेनाएं आकर के मिलेगी बक्सर के युद्ध में। ठीक है, तो 1764 में कहा जाता है भारत के अंदर अंग्रेजों का पहला ये वास्तविक युद्ध होता है। इससे पहले वाला जो युद्ध था वो 1757 वाला, उसको हमारे यहाँ पर इतिहासकार वास्तविक युद्ध नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो कोई बैटल थी ही नहीं। आप लोगों को मैं वो कहानी भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब इसी फेज के साथ अगली वाली क्लास में मैं आप लोगों को बक्सर के युद्ध की कहानी से और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक की कहानी को इन दोनों के साथ जोड़ करके पढ़ाऊंगा, जिसमें इलाहाबाद की संधियां भी देखेंगे, कैसे नवाब को बिल्कुल पेंशन के आधार पर बैठाने का काम कर देते हैं, यहाँ पर कितनी बुरी हालत कर देते हैं इंग्लिश लोग यहाँ पर आकर के इन लोगों की। ठीक है, तो अगली कहानी में अब हम लोग जानेंगे उन सब के बारे में। अगर आप लोग को ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को जब आप सब्सक्राइब करो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें, ताकि आप लोगों को हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।